2020 का निबंध है ये, कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। इसको हम लोग अगर कैटेगराइज करें, श्रेणीयन करें, इसका एक तरीके से तुलनात्मक निबंध है यह, कॉम्पैरेटिव, जिसमें कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है मनुष्य और मानव की। मनुष्य को अंग्रेजी में कहते हैं मैन, मानव को कहते हैं ह्यूमन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड ह्यूमन, व्हाट आर द रिलेशनशिप्स, अंतर संबंध क्या है, मतलब मनुष्य और मानव में समानता क्या है और मनुष्य और मानव में भिन्नता क्या है। इस तरह के निबंध को एक तरीके से तुलनात्मक निबंध की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरा, इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि यह जीवन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ। हम जिसको जीवन समझते हैं वो शायद जीवन है नहीं, वास्तविक जीवन कुछ और है। यही कोशिश की गई है ना इस वाक्य से, कि हम आमतौर पर यह समझते हैं कि इफ आई एम ए मैन, अगर मैं मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो यही जीवन है मेरा। लेकिन यह वक्तव्य यह बता रहा है कि नो, दैट इज नॉट लाइफ। अगर उसको हम लाइफ मानते हैं तो वह रियल है नहीं। रियल लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। वास्तविक जीवन कुछ और है। जैसे एक पंक्ति है कि वास्तविक जीवन आरंभ होता है मृत्युपरांत। क्या मतलब हुआ इसका? किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन उसकी मृत्यु के बाद आरंभ होता है। कुछ अर्थ आया समझ में? जैसे हमने नाम लिया अरस्तु, गांधी, टैगोर, अंबेडकर, दे आर डेड बट दे आर अलाइव। नहीं, वो हमारे अगल, न्यूटन इज डेड लॉन्ग बैक, एरिस्टोटल इज डेड लॉन्ग बैक, लेकिन आज भी अरस्तु या न्यूटन या गैलीलियो या गांधी या टैगोर, एवरीबडी इज अलाइव, जो हमारे आज के जीवन को दिशा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर वो व्यक्ति जीवित है तो मैं जाकर उससे पूछ लेता हूं कि क्या करना चाहिए मुझे इस सिचुएशन में, वो बता देगा। लेकिन वो मरने के बाद भी बता रहा है मुझे अपने विचारों से कि अगर मैं कहीं उलझ गया हूं तो मैंने अगर गांधी या अरस्तु या किसी के भी ऐसे विचार पढ़ लिए तो मुझे गाइडलाइंस मिल गई कि यस, मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो अगर यह कहा जाए कि जीवन, अगर हम इस वाक्य को किसी के सामने कहें कि वास्तविक जीवन आरंभ होता है मृत्युपरांत, तो वो कहेगा अरे ये क्या बात है, जब मृत्यु ही हो गई तो वास्तविक जीवन कैसा। लेकिन कहा यह जाता है ना कि यू शुड बी अलाइव इवन आफ्टर योर डेथ। पहचान बनी रहनी चाहिए मृत्यु के बाद भी। मृत्यु तक तो सब लोग पहचानते ही हैं, राइट? अदरवाइज लाइफ का महत्व कैसे देखेंगे? जैसे बहुत सिंपल सा चीज है कि कोई व्यक्ति घर परिवार में भी अगर जिसके साथ हम बहुत अटैच्ड हैं, मान लिया कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकता है, बहुत अटैच्ड है हम इमोशनली, तो हम उसके विकास के लिए, उसकी सहायता के लिए एकदम सदैव तत्पर हैं। जिस क्षण उसकी मृत्यु हो गई तो उसको हमने नाम दे दिया बॉडी। आया समझ में? उसका नाम नहीं, हम ये कहते हैं द बॉडी इज लाइंग। शरीर का संस्कार करना है, दाह संस्कार करना है या दफन करना है, वॉटेवर। इसका मतलब है कि उसका जो शरीर है वो तो मृत्यु के एक सेकंड पहले तक तो वह व्यक्ति था। जैसे मृत्यु हुई वो व्यक्ति वाला पोजीशन खत्म हो गया उसका, वह एक शरीर बन गया। नहीं तो शरीर की मृत्यु या शरीर नहीं भी है अगर, तो जिसके लिए हम उस व्यक्ति के साथ अटैच थे या जिसके लिए हम उस व्यक्ति को जानते थे, वह उसका विचार था ना। वह विचार अगर आगे बढ़ जाए उसके शरीर की मृत्यु के बाद भी, उसका जीवन वास्तविक अर्थों में वही है। चूंकि जब तक वह विचार उसके दिमाग में रहा तब तक हमने उसको नाम से पुकारा,
आया समझ में क्या कहा मैंने? तो और हम उसकी पहचान उसी के विचार से कर रहे हैं। जैसे उसका शरीर समाप्त हो गया, मृत हो गया वह, तो उसके विचार वहीं पर समाप्त हो गए, हमने मान लिया कि दैट पर्सन इज डेड। लेकिन जो उसने कहा था मुझे, या जो उसके विचार रहे, उसका लाभ मुझे अगर अपने जीवन में मिल रहा है, वह मेरे आसपास रहेगा हमेशा। ही विल बी अलाइव ऑलवेज। तो वह उसका वास्तविक जीवन है। तो यहां भी एक स्टेटमेंट जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जीवन की परिभाषा किस रूप में दे सकते हैं, विच लाइफ इज रियल। मनुष्य के रूप में जीवन हमारा वास्तविक है, या मानव के रूप में जीवन हमारा वास्तविक है। तो अगर इस स्टेटमेंट का अर्थ निकालें, शाब्दिक अर्थ, एक बात तो कह रहा है कि यह मनुष्य और मानव के बीच की तुलना पर आधारित है, और दूसरा है कि यह जीवन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है और हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि वास्तविक जीवन क्या होता है। यही है ना? तो शाब्दिक अर्थ इसका यह हो जाएगा। अब मैं करता यह हूं कि इसका एक फॉर्मेट करा देता हूं मैं, है ना, मेजर पॉइंट्स क्या लिखे जाएंगे इसमें, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं बारी बारी से, एक एक करके, ताकि जो चीज समझ में आ जाती है एक्सप्लेनेशन के दौरान और फॉर्मेट रहेगा तो खुद से लिखने में आसानी होगी, है ना। बाकी चीजें जो मुझे लिखवानी है समझाने के दौरान वो तो लिखवा ही दूंगा फैक्ट्स के तौर पर, है ना। तो इसका प्रारूप देखते हैं हम लोग। जो सबसे पहले तो उसकी भूमिका है। अब इसमें पहला जो पॉइंट लिखा जाएगा वह है दिए गए वक्तव्य का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। दूसरा है विषय या वक्तव्य की प्रासंगिकता, रेलिवेंस। आज के समय में क्या है कि हम मानकर चलते हैं कि मनुष्य होना ही हमारा जीवन है। फॉर्मेट लिखा हुआ है। अच्छा, उसके अंदर पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो हम लोग सीधे बात करते हैं उस पर, है ना, उस टॉपिक पर बात करते हैं। निष्कर्ष तक लिखा है ना? ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। तब तो वो लिखा हुआ है हमारे पिछले क्लास का, ठीक है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि मनुष्य या मैन और एक है मानव या ह्यूमन। एक और शब्द में जो, हाँ 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 हाँ, है ना, एक शब्द और आ रहा है बीच में अभी जो कहा, व्यक्ति। व्हाट इज द डिफरेंस? हम्म 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 वैसा ही व्यक्तित्व है उनका। हम्म इसको समझने के लिए एक मैं मॉडल डिस्कस कर रहा हूं, जिसको कहते हैं विभिन्न प्रकार के विश्व की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स। एक व्यक्ति या मनुष्य या मानव के चारों तरफ कई तरह के विश्व हैं, उसका दायरा है। वैसे उसको कहते हैं कंसेंट्रिक रिंग मॉडल की तरह उसको देख सकते हैं। कंसेंट्रिक रिंग कहते हैं जैसे वाटर वेव्स होते हैं ना, जल तरंग। पानी में पत्थर फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल फैलता है तरंग वह, और गोलाकार तरंग होती है और धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली फैलती है। उसको कहते हैं छल्ले की तरह कंसेंट्रिक रिंग मॉडल है। जैसे मैन, मनुष्य है जिसका जन्म हुआ जैविक क्रियाओं से,
राइट? बर्थ ऑफ अ मैन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना? तो इसके चारों तरफ जो एक रिंग बनता है, इसको कहते हैं जैव भौतिक विश्व, बायोफिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज मैन इज बोर्न बायोलॉजिकली एंड फिजिकली, और उसमें और बाकी जानवरों में कोई फर्क नहीं है उनके जन्म में, राइट? एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसका बायोलॉजी से, कि अगर हम वर्टिब्रेट्स के फीटस की तुलना करते हैं, जब भ्रूण की, जहां से कशेरुकी जैसे फिसिस से शुरुआत होती है, क्लास पाइसिस, वहां से पाइसिस है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल, ठीक है? तो मछली हो, उभयचर हो, सरीसृप हो, पक्षी वर्ग हो और स्तनपायी हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन, मैमल में इंक्लूडिंग ह्यूमन, सभी वर्टिब्रेट्स के भ्रूण की तुलना करें अगर, तो जब तक कि ऑर्गन की सिंथेसिस नहीं होती, तब तक यह पहचान पाना लगभग असंभव होता है कि यह भ्रूण किसका है। कारण क्या है कि कुछ बुनियादी उसके अभिलक्षण है जो सभी में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इसेंशियल फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, है ना? इसका मतलब है कि बाकी जानवरों और मनुष्य में जन्म की दृष्टि से या जैविक क्रियाओं की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। तो मानव का जन्म जब हुआ मनुष्य के तौर पर, देन उसके चारों तरफ जो उसका आवरण है वह जैव भौतिक है, राइट? अब इसके बाद हम उसका करते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन, और उसको बताते हैं कि समाज क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संबंध कैसे हैं, कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बहन, और हमारी मर्यादा तय होती है कि टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन बिहेव विथ समवन. So the way I behave with my brother, I cannot behave with my sister. The way I behave with my father, I cannot behave with my mother. तो एक मर्यादा, एक सीमा तय करता है परिवार, और वो क्या है? वो नैतिक मूल्य है कि नैतिकता कैसे इनकलकेट करता है परिवार, जिसको हम कहते हैं समाजीकरण। तो उसके चारों तरफ जो विश्व बना उसको कहा जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक विश्व, ठीक? अब वह व्यक्ति परिवार में सब कुछ सीख गया है। नाउ ही कम्स आउट ऑफ द फैमिली। बाहर जब आएगा तब क्या होगा? राज व्यवस्था में आएगा, वह राज्य के दायरे में। द पॉलिटिक्स विल कंट्रोल हिम, हिज बिहेवियर, ठीक है? उसके बाद उसका जीवन यापन करने के लिए उसको आर्थिक पक्ष की जरूरत पड़ेगी। तो उसको कहा जाएगा कि जैसे वह व्यक्ति विकसित हो गया समाजीकरण के बाद, नाउ ही विल स्टार्ट अर्निंग, ही विल स्टार्ट ईटिंग। तो उसके आर्थिक क्रियाकलाप आरंभ होंगे, जिसको नियंत्रित करेगा और जिसके व्यवहार को नियंत्रित करेगी राजनीति। तो एक विश्व और कैसा बनेगा? इको पॉलिटिकल, ठीक? आर्थिक राजनीतिक विश्व। और इसके बाद का जो सर्किल है, जो सबसे बड़ा सर्किल है, उसको कहा जाएगा पराराष्ट्रीय या ट्रांसनेशनल। अपने राष्ट्र से बाहर, मतलब वास्तविक जो विश्व है हमारा, यह ट्रांसफॉर्मेशन है मानव का इस तरीके से, इस डायरेक्शन में।
मनुष्य के चारों ओर विद्यमान विश्व है। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड्स सराउंड ह्यूमन बीइंग्स और मैन। ठीक है, अब इसमें गौर करना है कि जैसे यहां तो मनुष्य है जैविक, भौतिक क्यों कहा इसको? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय नेचर ऑल्सो। एक तो जैविक क्रिया है और प्रकृति भी उसका समर्थन कर रही है, प्रकृति से ही उसको सारे समर्थन मिल रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का इस विश्व से बाहर निकलकर समाजीकरण होता है तो प्रकृति से बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं। जैसे प्रकृति की सबसे अच्छा गुण प्रकृति का क्या है? निष्पक्षता, फेयरनेस, जिसको हम लोग नैसर्गिक न्याय भी कहते हैं, नेचुरल जस्टिस कहते हैं ना। नेचुरल जस्टिस का अर्थ क्या हुआ? निष्पक्षता। प्रकृति किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, राइट? और सभी के लिए उसने संसाधन उपलब्ध करा दिए, जिसकी जितनी क्षमता हो। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि प्रकृति पूंजीवादी है। प्रकृति में, पूंजीवाद में क्या होता है कि जिसकी जितनी क्षमता है वह उतने संसाधन प्राप्त कर सकता है, किसी का नियंत्रण नहीं है उस पर। तो खैर वो तो अलग की बात है, लेकिन प्रकृति में निष्पक्षता एक बहुत बड़ा गुण है उसका। दूसरा कि प्रकृति सदैव अपने नियमों पर काम करती है। नेचर वर्क्स ऑन ऑब्जेक्टिव रूल्स। अगर हमने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसको हम बदल नहीं सकते। अगर उसका टिल्ट है तो वह टिल्ट प्रकृति ने अपने नियम के हिसाब से उसको टिल्ट किया है। अगर वो सीधा हो जाता तो स्थिति प्रकृति की बदल गई होती। अगर हमने नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रखी है वातावरण में और ऑक्सीजन उसकी तुलना में कम है, उसका भी जो अनुपात है वह भी प्रकृति ने नियमानुसार तय कर रखा है। तो जितने भी फिजिकल रूल्स हैं या कॉस्मिक रूल्स हैं, नेचर वर्क्स ऑन दैट। इसका मतलब हुआ कि प्रकृति से व्यक्ति को क्या सीखना चाहिए समाजीकरण में। पहला मूल्य तो यही है कि निष्पक्षता आनी चाहिए। दूसरा कि हमारा जीवन नियमबद्ध होना चाहिए। अगर हम नियमबद्ध होकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा विकास उसी रूप में होगा जैसे प्रकृति अपना विकास करती रहती, या प्रकृति लंबे समय से अपना कार्य कर रही है, करती रहेगी। जब तक प्रकृति को समस्या कब हुई है? जब हमने हस्तक्षेप किया है, जब हमने अपने नियमों से अलग हटकर उसके नियमों में हस्तक्षेप कर दिया है, तभी प्रकृति का विनाश होने लगा ना। और वो अंतिम रूप से हमारे विनाश का कारक बन रहा है। खतरा यह भी हो गया कि मानव प्रजाति के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो उस विनाश के डर से हम पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत हो गए, अपने डर से। आज भी हमारा प्रकृति के प्रति स्नेह नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पूछे कि 40-50 सालों से पूरा विश्व पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास कर रहा है, फिर भी प्रकृति की रक्षा नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमारा स्नेह नहीं है प्रकृति के प्रति, हमारे अपने विनाश का डर है हमें। तो हम उन चीजों पर काम कर रहे हैं जहां से हम अपने आप की रक्षा कर सकें। वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग द नेचर, वी आर प्रोटेक्टिंग आवर ओन रेस। इसलिए प्रकृति की सुरक्षा नहीं हो पा रही। हमने मान लिया है कि मानव और प्रकृति अलग अलग है, जबकि अगर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बिना प्रकृति के यह जन्म ही नहीं होगा, राइट? अगर नेचर ने कुछ गड़बड़ कर दिया देन देयर विल बी नो बर्थ। इसका मतलब है कि मानव उसी प्रकृति का भाग है। जब हमें यह समझ में आ जाएगा कि आई एम ए पार्ट ऑफ नेचर, तो नेचर इज अराउंड मी, तो हमारा स्नेह उसके ऊपर बढ़ जाएगा और तब हम प्रकृति। इसका कहने का अर्थ यहाँ यह है कि जब समाजीकरण होता है तो प्रकृति से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं और उन बातों के आधार पर मनुष्य का समाजीकरण होता है सामाजिक सांस्कृतिक विश्व में, और वहां से वह उसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता विकसित होती है।
यहां पर तो व्यक्ति सोच नहीं सकता। उसको सीख दी जाएगी परिवार में और प्रकृति से कुछ बातों को लेकर, और उसके बाद उसको बतलाया जाएगा कि प्रकृति में क्या खासियत है एंड व्हाट यू शुड लर्न आउट ऑफ दैट। और जब एक बार वह सीखता है तब उसके अंदर सोचने की क्षमता आती है, विचार करने की क्षमता। तो कहा जाएगा कि जो जैव भौतिक विश्व में मनुष्य है वह केवल जैविक है, शरीर है केवल वह। जैसे उसका समाजीकरण होता है सामाजिक सांस्कृतिक विश्व में आकर, वह वैचारिक क्षमता या वैचारिक मनुष्य बन गया। आगे जब बढ़ता है तो उसकी जागरूकता बढ़ती है, विश्व तक उसकी जागरूकता होगी, तो उसको कहा जाएगा कि इज ए अवेयर पर्सन, वेल अवेयर पर्सन हु नोज मोर और लेस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन व्यक्ति को जागरूक के आगे एक कदम और बढ़ना चाहिए, जिसको कहते हैं जागृत व्यक्ति या अवेकेंड पर्सन। जागृत का मतलब होता है जो मानववाद पर काम कर रहा है। ठीक है, मैं एक दो पैराग्राफ लिखवा रहा हूं इस पर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ये समझ, मैंने क्या बताने की कोशिश किया है समझ में, कि हाउ मैन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन बीइंग। और बीच में एक पड़ाव है व्यक्ति का, मनुष्य से व्यक्ति, व्यक्ति से मानव, 3 चरणों में विकास हो रहा है। व्यक्ति में भी समझते हैं हम लोग, व्यक्ति भी पढ़ते हैं अगर, तो कहा जाएगा कि व्यक्ति में 2 गुण है। अगर मानव को ऐसे हाथ करके खड़ा करें तो ऑन वन साइड इट इज द स्टेट, ऑन द अदर साइड इट इज द सोसाइटी। तो व्यक्ति का दायित्व तो समाज के प्रति भी है और व्यक्ति का दायित्व तो राज्य के प्रति भी है। तो समाज में वह व्यक्ति है और राज्य के लिए वह नागरिक है। नहीं, उसको कार्य करने के लिए राज्य ने दोनों तरह के अधिकार दिए हैं उसको। कुछ अधिकार व्यक्ति के रूप में प्राप्त है और कुछ अधिकार नागरिकों के तौर पर प्राप्त है। तो मैन हैज टू परफॉर्म मोर देन वन ड्यूटीज ऑलवेज। तो मानव के, मनुष्य के रूप में उसकी भूमिका कुछ और होगी, व्यक्ति के रूप में उसकी भूमिका कुछ और होगी, और मानव के रूप में उसकी भूमिका कुछ और होगी। ठीक है, तो मैं लिखवाता हूं। लिखिए, मनुष्य शब्द जैव भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म जैविक प्रक्रिया का ही प्रतिफल है। मनुष्य का जन्म जैविक प्रक्रिया का ही एक प्रतिफल है। मनुष्य के इस जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक या नैतिक पक्षों का अभाव रहता है। जिनका समावेश उसके सामाजिक सांस्कृतिक विश्व में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। चूंकि मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु के बीच विस्तृत है, अतः
समाजीकरण का महत्व अत्यधिक, समाजीकरण का महत्व अत्यधिक है। इसी कारण इस प्रक्रिया में नैतिक और नैसर्गिक मूल्यों का होना, नैतिक और नैसर्गिक मूल्यों का होना इस कारण अनिवार्य है कि यही मनुष्य को जीवन भर प्रगतिशील बनाए रखती है, समाजीकरण के दौरान स्वतंत्रता, निष्पक्षता, शांतिवादिता और गतिशीलता जैसे नैसर्गिक मूल्यों का विशेष महत्व है। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं हम लोग? इन मूल्यों को निम्नांकित पंक्तियों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इन मूल्यों को निम्नांकित पंक्तियों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। चार लाइनें लिखनी है। क्या फर्स्ट सेकंड? नहीं, चार लाइनें लिखनी है। कविता की चार लाइनें हैं, है ना? निम्नांकित पंक्तियों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। हमने क्या लिखा? स्वतंत्रता है, गतिशीलता है, शांतिवादिता है और निष्पक्षता है। ये चार मूल्य ऐसे हैं नैसर्गिक प्रकृति से, जिनका अगर हम प्रयोग कर लें समाजीकरण में तो व्यक्ति प्रगतिवादी भी बना रहेगा, शांत चित्त बना रहेगा, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा होती रहेगी और वह अपने व्यवहार में निष्पक्ष बना रहेगा। तभी मनुष्य से व्यक्ति और व्यक्ति से मानव बनने की जो प्रक्रिया है वह सही दिशा में कार्य करती रहेगी। इस बात को हम लोग लिखना चाह रहे हैं। चार लाइनें लिखनी है। लिखिए, उन्मुक्त हवा विचार की स्वतंत्रता की सीख है। उन्मुक्त हवा विचार की स्वतंत्रता की सीख है। नदी की धार गा रही गति का कोई गीत है। नदी की धार गा रही गति का कोई गीत है। बिना किसी विद्वेष के है आ रही किरण यहां। बिना किसी विद्वेष के है आ रही किरण यहां। बनी ये चांदनी धवल। बिना किसी विद्वेष के है आ रही किरण यहां। बनी ये चांदनी धवल शांति का प्रतीक है। बनी ये चांदनी धवल शांति का प्रतीक है। स्पष्ट हो गया क्या लिखा है हम लोग?
सारा करके लिखिए। समाजीकरण के उपरांत मनुष्य का रूपांतरण एक व्यक्ति के रूप में होता है। मनुष्य का रूपांतरण एक व्यक्ति के रूप में होता है। जिसका प्रत्यक्ष संबंध, या ऐसे लिखिए, व्यक्ति के रूप में होता है जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से अंतर संबंधित होता है। जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से अंतर संबंधित होता है। फुल स्टॉप। यही व्यक्ति अपनी वैचारिक क्षमता के कारण न केवल समाज और संस्कृति बल्कि अपने चारों ओर विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक, न केवल समाज और संस्कृति बल्कि अपने चारों ओर विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक और पराराष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। ठीक है? ऐसे व्यक्ति को एक जागरूक व्यक्ति भी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को एक जागरूक व्यक्ति भी कहा जा सकता है। अब यहीं पर हमें बात करनी है कि व्यक्ति तो जागरूक हो गया, ट्रांसनेशनल काम भी करने लगा, लेकिन क्या जागरूक हो जाना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है? यहीं पर लिखा जाएगा कि यहां पर यह विचारणीय है कि क्या व्यक्ति का जागरूक होना या उसका वैचारिक होना उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर नहीं है ऐसा लक्ष्य तो उसके क्या कारण है? तो अगर मान लिया हमने कहा व्यक्ति, तो व्यक्ति के अंदर अपने विकास की जो इच्छा है वह उसको व्यक्तिवादी बनाती है, राइट? और व्यक्तिवादी बनाने से वह सदैव अपने लाभ की बात करेगा। ही इज अटैच्ड फ्रॉम हिमसेल्फ। अपने से आसक्ति कहते हैं उसको, अटैचमेंट को आसक्ति कहते हैं, कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं ही हूं। मैं अपने नुकसान के बल पर या नुकसान पर दूसरे का भला कर ही नहीं सकता। यही है ना व्यक्तिवाद, कि चाहे किसी का भला हो नहीं हो अलग की बात है, अगर मुझे दूसरे की भलाई भी करनी है तो मैं यह देखूंगा कि मेरा नुकसान नहीं हो पहला, और दूसरा कि मेरी भलाई उसमें है या नहीं। तो सदैव मैं अपने आप से आसक्त हो गया। और मानव होने का मतलब है कि वह आसक्ति अनासक्ति होनी चाहिए, कि आई एम लीस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ दीज सर्कल्स, तो सर्कल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन मी। यह अनासक्ति है। विरक्ति एक होती है विरक्ति, विरक्ति नहीं होगी, विरक्ति होगी तब तो वह संत बन गया, समाज से अलग हो जाएगा। मुझे समाज में रहकर
समाज के बारे में सोचना है, न कि अपने आप के बारे में। अगर हमने आसक्ति से अपने आप को अनासक्ति की तरफ ट्रांसफॉर्म कर लिया, देन आई एम ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मैन टू ह्यूमन, जिसको कहते हैं कि एक जागरूक व्यक्ति इतना जागरूक होना चाहिए उसे कि वह व्यक्तिवाद से हटकर मानववाद की तरफ जाए, तो वह जागृत व्यक्ति कहा जाएगा, अवेकेंड पर्सन कहा जाएगा। अवेकनिंग जिसको कहते हैं ना, अवेकनिंग अगर हो गई तो मैं अपने आप को समझता हूं और मैं यह मानता हूं कि समाज अगर नहीं होगा तो मेरा विकास नहीं होगा। अगर प्रकृति नहीं होती तो मेरा जन्म नहीं होता। अगर समाजीकरण नहीं होता तो मेरे अंदर बुद्धि नहीं आती। इसका मतलब कि इधर नेचर और सोसाइटी, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन मी एंड आई एम डिपेंडेंट ऑन देम। प्रकृति के साथ प्रकृति पर मेरी निर्भरता है और समाज पर मेरी निर्भरता है। जब जब ऐसा नहीं होता तब तक क्या होगा? मैन सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट, मैन एंड नेचर कॉन्फ्लिक्ट, मानव और प्रकृति या मनुष्य और प्रकृति के बीच का संघर्ष पर्यावरण क्षरण का कारण है। व्यक्ति और समाज के बीच का संघर्ष समाज में अपराध और बाकी चीजों का कारण है। ये सब उसी व्यक्तिवादिता के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियां हैं। ठीक है।